गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए, पता है, टॉप 300 ऑब्जेक्टिव। आप सोच लीजिए मेरे भाई कि जाइएगा ना सर, कल की एग्जाम में जाइएगा ना सर, तो पूरे का पूरे सवाल को फोड़ करके आइएगा सर। क्योंकि देखो सबसे पहली बात है ना कि एसएसटी में टोटल 300 ऑब्जेक्टिव को हम फोड़ने वाले हैं सर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि जिस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट को आपने फोड़ा, इसी प्रकार से सर इस 300 ऑब्जेक्टिव को फोड़ दो, सोशल साइंस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि मैथ में मेरे बच्चे को ना बहुत ज़्यादा प्यार मिला मेरे भाई, ठीक है। और साइंस में भी हमने जितना वादा किया था सर, उम्मीद था कि उतना क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, लेकिन एक दो सवाल इधर से उधर छटका, लेकिन सर प्रत्येक सवाल उतना ही से मामला फंसा। लेकिन अब की बार सोशल साइंस का बारी है मेरे भाई, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फोड़ देंगे। चलिए सर आइएगा, क्लास को करते हैं शुरुआत। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर, आपके लिए एसके साइंस क्लासेस आपको सब कुछ देगा मेरे भाई। तो चलते हैं सर, हम लोग करते हैं स्टार्ट। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आपको भी साथ देना होगा, आपको भी प्रत्येक सवाल का आंसर देना होगा, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ आराम से ऐसे पढ़ेंगे। नहीं मेरे भाई, अब आपको ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मतलब समझ गया नु। हाँ आइएगा, कहता है क्या, थोड़ी सी एक नंबर सवाल की तरफ आइएगा। एक नंबर सवाल कहता है ना सर, थोड़ी सी एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरफ चलेंगे, क्योंकि सर आपके पास ना तो टाइम आपके पास है, ना तो मेरे पास है। एक नंबर कहता है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। पूछेगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो बिहार नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, गुजरात होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो क्या होगा सर, ये आपको गुजरात होगा। कितने लोग जानते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। अगला सवाल कहता है ना सर कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो है सर वो किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको धान की नहीं है सर, ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूछेगा महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा मेरे भाई, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होगा। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना कहता है यंग यूरोप, कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो काबूर ने की थी, मेजनी ने की थी, बिस्मार्क ने की थी, गैरिबाल्डी ने की थी। देखो जब भी आपसे पूछेगा सर कि यंग यूरोप, क्या पूछेगा, यंग यूरोप, तो किसको मारना है, आपको मेजनी को मारना, ठीक है। पूछेगा यंग यूरोप तो क्या मारना है, मेजनी को मारना है, ठीक है। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। क्या कहता है, अगला सवाल कहता है ना कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने की थी। सवाल रिपीट हो गया। कहता है ना सर क्या कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो रूस की हुई थी, तुर्की की हुई थी। किसकी हुई थी सर, तुर्की की हुई थी, ठीक है। आपसे पूछेगा मेरे भाई कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो आपको तुर्की की हुई थी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो थोड़ी सी मेरे तरफ तो आओ न जी। कहता रक्त और लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था, रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था सर, तो मेजनी ने किया था, हिटलर ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, या आपको बिलियन ने किया था। देखो मेरे भाई, जब भी आपसे पूछेगा रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था, तो आपको मारना पड़ेगा बिस्मार्क। क्या मारना होगा सर, बिस्मार्क। क्या मारना होगा, बिस्मार्क, ठीक है। चलिएगा आइएगा अगले सवाल की तरफ। सर अगला सवाल कहता है ना कि एक्ट ऑफ यूनियन, क्या कहता है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। आपसे पूछा है सर एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है सर वो 1707 में पारित हुआ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि सब सवाल को तो लिख नहीं पाएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सर आप टेलीग्राम पे चले जाइए। टेलीग्राम पे आपको जाना है और आपको सर्च कर लेना है संदीप कुमार। क्या सर्च कर लेना है मेरे भाई, संदीप कुमार आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम पे। अगर इतना से मेरा आईडी नहीं मिलेगा तो आप सर्च कर लीजिएगा @ क्या सर्च कर लीजिएगा,
संदीप, संदीप 7295 आ जाना सर। देखो संदीप आपके दिल और जवान में मैं पेश कर दूंगा मेरे भाई, क्योंकि कहता है दुनिया ना सर उसी को प्यार करता है जिससे तरक्की होती है मेरे भाई। और मैं आपको कहता हूं सर ना कि मैं अपने जानते पूरी ताकत में झोंक देता हूं आपकी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मेरे को पता है सर कि आपका ही सिलेक्शन है मेरा सिलेक्शन है। इसलिए प्लीज मेरे भाई अच्छे से पढ़िए और बेहतरीन एग्जाम दीजिए और बेहतर रिजल्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि सर अब की बार मेरा टारगेट है ये 482 से भी पार चमकनी चाहिए और इसमें आप सबके सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए सर, क्योंकि रिजल्ट आपका होगा, बस मैं कुछ रास्ता दिखाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा श्रेय मेरा ही रहेगा, नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा। ठीक है सर, क्या मैंने सही बोला ना जी? आइएगा सर, चलिए इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि 11th कॉमा 12th, ठीक है, इसके मैथ के लिए सर आपको कहीं जाना नहीं है, मैथ में खुद पढ़ाता हूं सर, और मैथ अब की बार मैं खुद से फोड़ूंगा आपको। कहां पे? तो आपको एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट विद संदीप। ठीक है, एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट विद संदीप, उसे जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सर। इस पे बहुत जल्द आपको क्लास स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, और पॉलिटेक्निक का बैच आपको इसी चैनल पे चलेगा सर, ये तो नोटिफिकेशन इसका चले जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइएगा सर। और दिल करे ना सर, दिमाग करे ना सर, तो संदीप कुमार से जब प्यार हो जाए ना मेरे भाई, तो एक काम और कर देना, पता है क्या? इंस्टा पे जाकर के फॉलो कर लेना। ये भी आईडी बता देते हैं, क्योंकि सर देखो तुम लोग चले जाओगे ना तो मेरे को मन नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं तो हम दोनों भाई का भेंट होना चाहिए ना। आइएगा सर, तो इंस्टा पे आपको जाना है और आपको सर्च कर लेना है क्या? संदीप। ठीक है, फिर आपको हाइफन देना है 18420, बस इतना सर्च कर लीजिएगा, तेरा भाई तेरे सामने आ जाएगा सर। आइएगा, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है सर? पर्सा को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। जैसे बोलेगा सर यूरोप की मरीज, यूरोप की मरीज, क्या बोलेगा? यूरोप की मरीज, तो हम लोग क्या मारेंगे? तुर्की को मारेंगे। ठीक है, जैसे बोलेगा आपको यूरोप की मरीज किसे कहा जाता है, तो किसे मारेंगे? तुर्की को मारेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल बोलता है सर इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था सर, इसमें कौन सा देश जो था वो विरोध कर रहा था सर? तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया जो था वो क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। ठीक है सर, कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो क्या मारेंगे सर? ऑस्ट्रेलिया मारेंगे। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। कहता है सर कि जालवेरिन एक संस्था थी, वेरिन एक संस्था थी जो व्यापारियों की थी। किसकी संस्था थी सर? एक व्यापारियों की संस्था थी, जिसका नाम क्या था सर? जालवेरिन था। ठीक है, आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा सर। कहता है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। ठीक है, आपसे पूछा सर गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। अगले सवाल की तरफ आइएगा सर। कहता है ना सर कि सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? 1867 में, 1868 में, 1870 में, 1871 में। इनमें से कितने बच्चे जो हैं सर इनका सही जवाब देना चाहते हैं? प्लीज आप लोग थोड़ी सी अपने अंदर की पूरी ताकत को झोंक दो मेरे भाई इसके रिजल्ट में। ठीक है, कहता है सर क्या कि सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 70 में हुआ था। सीडान युद्ध 1870, सीडान युद्ध 1870, सीडान युद्ध 1870। ठीक है, चलिए कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आइएगा सर, कहता है ना सर कि वियना किस देश की राजधानी थी? वियना जो था सर वो किस देश की राजधानी था? फ्रांस का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, रूस का? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जैसे पूछेगा सर कि वियना जो था वो किस देश की राजधानी था? तो वियना जो था सर वो हमारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी था। कहां था का? ऑस्ट्रेलिया का राजधानी था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना कि नेपोलियन कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1789, 1791, 1801, 1804। थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो मेरे भाई। देखो
इस बात को समझना। जैसे पूछेगा सर नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो नेपोलियन संहिता जो था सर वो 1804 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1804 ईस्वी में की गई थी। सभी कोई शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो मेरे भाई। चलिएगा सर, आइएगा अगला। कहता है ना सर, क्या पता है? देखो कहता है ना काउंट कावूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट कावूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1800 में, 1862 में, 1864 में, 1866 में। जैसे बोलेगा सर काउंट कावूर की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो ये 1862 में हुआ था। पूछेगा काउंट कावूर की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 1862 में हुआ था। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई कष्ट है जिंदगी में मेरे भाई, बता दो मेरे भाई। कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? देखो सर, इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो था सर वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा सर। अगला सवाल कहता है ना कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण होगा था? जर्मनी का जो एकीकरण है सर वो किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ था। लेकिन सर इसका फिक्स डेट क्या है? तो जर्मनी के एकीकरण का फिक्स डेट है 18 जनवरी 1871। 18 जनवरी 1871। 18 जनवरी 1871। ठीक है, आपसे पूछेगा जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ, तो 18 जनवरी 1871 को पूर्ण हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ, तो 18 जनवरी 1871 को हुआ। यहां तक कितने लोगों को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चमका मेरे भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। ठीक है, कहता है ना सर कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का जो गठन था वो मेजनी ने नहीं किया था मेरे भाई, कावूर ने नहीं किया था मेरे भाई, तो ये गैरीवाल्डी ने किया था। आपसे पूछा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीवाल्डी ने किया था। तो यहां तक सभी को चमका कि नहीं चमका? यहां तक सभी को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चमका कि नहीं चमका? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर। अगला सवाल कहता है ना सर कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपसे पूछा सर कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अच्छा, वन जो है सर वो प्राकृतिक संसाधन है, नदियां जो है सर वो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर क्या प्राकृतिक संसाधन है? नहीं मेरे भाई। आपसे पूछा प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वन है, नदियां है, खनिज है, लेकिन सर नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी चमकेगा। ठीक है, चलिए आइएगा सर। अगला सवाल कहता है ना सर कि लौह एक्स किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह एक्स जो है सर वो किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो आप नवीकरणीय में है, अजैव में है, अनवीकरणीय में है, या मानवकृत में है? देखो सर, लौह एक्स जो है ना सर वो आपको अनवीकरणीय में है। किस में है? अनवीकरणीय में है। किस में है? अनवीकरणीय में है। ठीक है, चलो आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा सर। अगला सवाल कहता है ना कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? देखो सर, आपसे पूछा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। आपसे पूछा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, आइएगा। कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? देखो, आपसे पूछा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो जो आपका जो है ना सर वो आपको खनिज तेल का जो भंडार है ना वो क्या है? सीमित है। आपसे पूछा है किस खनिज तेल का भंडार सीमित है, तो आपको क्या है? खनिज तेल का जो भंडार है ना वो क्या है? सीमित है। ठीक है, आइएगा सर। अगला कहता है ना सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अब देखो, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ये पुनः प्रतियोग है। ठीक है सर, क्या है? पुनः प्रतियोग है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आपसे पूछा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आपको अधिक सिंचाई है। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है सर? ये अधिक सिंचाई है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है सर? ये अधिक सिंचाई है। अगला सवाल क्या कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपसे पूछा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये आपको उत्तराखंड में प्रचलित है। आपसे पूछा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। कहां है मेरे भाई? ये उत्तराखंड में प्रचलित है। एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेंगे सर। जिनको टॉयलेट जाना है, दुनियादारी कहीं भी जाना, एक बार आराम से करके बैठ जाओ और ये 300 सवाल को लगातार फोड़ दो, तभी उठ के बैठना है सर, ना तो जैसे के तैसे रहना है। हाँ,
आओ देखो सर, कहता है ना सर कि हमें आपको नहीं सर, मैं आपके शक्ल देख के नहीं पढ़ाता हूँ सर, मैं आपकी मम्मी पापा की शक्ल देख कर पढ़ाता हूँ मेरे भाई। मध्य फैमिली से जो बिलोंग करते हैं ना सर, उनकी खुशियाँ होती है कि मेरे बच्चे ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर जाए तो हमारे भी तरक्की कुछ हो जाएगी। ठीक है सर, तो प्लीज़ सर अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फ़क्र में बदल दो मेरे भाई, उसी बेटा का नाम है। ठीक है, चलो आ जाना। कहता है ना सर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये कौन सा बच्चा है जो इसका सही आंसर नहीं देगा? कौन सा बच्चा है जो इसका सही आंसर नहीं देगा? अरे कौन सा बच्चा है जो इसका अच्छा आंसर नहीं देगा? कहेगा सर हम तो जानवे करते हैं रेंगुर मृदा। हाँ चलो सर, आपसे पूछेगा क्या होगा सर? रेंगुर मृदा। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर मृदा। ठीक है, ये पूछेगा मेरे भाई। ठीक है, कहता है ना सर क्या कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के जो है सर वो आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ है सर? ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार है वन का। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे का। एक छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा है। आएगा अगला, कहता है ना सर कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपको राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपको राजस्थान में पाया जाता है। किनका किनका सही जवाब था ये एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। कहता है ना सर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आए अभी तो आप सबको बताना होगा सर। हाँ हम नहीं बताएंगे। अरे कोयला किस प्रकार का संसाधन है? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। नवीकरणीय है या नवीकरणीय है या जैव है या अजैव है? जो लोग ये नहीं जानता होगा ना, शादी में तो दिक्कत हो भी करेगा तुमको ना, बड़ा परेशानियों होगा सर जिंदगी में। हाँ सर, ये इतना इजी वे में सवाल है कि सर जो 10th बोर्ड एग्जाम देता होगा या जो दे दिया होगा ना, ये सबको पता होगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है सर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना, सभी को कमेंट करना पड़ेगा। जो सही जवाब देगा ना, पक्का हम अपना साली को नीलाम कर देंगे, मतलब आइएगा। कहता है सर बढ़िया से पढ़ोगे तब ना शादी होगा सर। कहता है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 nm। कितना सर? 200 नैनोमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 nm। कितने? 200 nm। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना सर कि लौह अयस्क, क्या कहता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? कौन अयस्क? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, जैव है, प्रभाव है, अनवीकरणीय योग्य है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आपसे पूछा है आपसे क्या पूछा है? लौह अयस्क। तो लौह अयस्क जो होता है सर वो हमेशा क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। लौह अयस्क क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। लौह अयस्क क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? 1987 में, 1991 में, 1968 में, 1975 में। आपसे पूछा है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव किस वर्ष आया? 1991 में। कब आया था सर? 1991 में नहीं मेरे भाई, 1968 में आया था। कब आया था? 1968 में आया था। कब आया था? 1968 में आया था। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाएं में। आपके यहाँ जब पंचायत का चुनाव होता होगा ना सर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं का योगदान होता होगा। इसीलिए होता होगा ना, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो होते होंगे ना वो महिलाएं होते हैं। इसलिए होते होंगे क्योंकि भारत में औरत को सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर छूट दिया गया है सर, तो वो पंचायती राज संस्थाएं में दिया गया है। ठीक है, कहाँ दिया गया? पंचायती राज संस्थाएं में दिया गया। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर क्या कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ किसे कहते हैं? देखो ये भी सवाल बड़ा हल्का है। भारत की वित्तीय राजधानी जो कहलाती है वो पटना नहीं कहलाती है, दिल्ली नहीं कहलाती है, मुंबई कहलाती है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या होती है सर? मुंबई होता है। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, आइएगा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष की गई है। ठीक है, आपसे ये बड़ा सवाल पूछता है सर, ये बड़ा एग्जाम आपको पूछता है। ठीक है, ये सब एकदम पूछने की 100% गारंटी है मेरे भाई। इसलिए ये सब सवाल के लिए ना एकदम सर बेचैनी नहीं, आपके दिल में दर्द नहीं सर, खुशियों की आंसू आनी चाहिए। ठीक है, गरीब मास्टर दिल में कहाँ खुशी के आंसू आता है? तुमको फील ही नहीं होगा
फील नहीं होगा सर। जिस दिन तुम पढ़ाई से प्यार कर लोगे ना रे तो दिलों से आंसू आता है, ठीक है। और जो सच्चा प्यार क्या होगा उसको पता होगा। कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हाँ, भारतीय संविधान सर वो हमेशा कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव को मत करो। भारतीय संविधान हमारा भारतीय संविधान हमेशा से कहता है कि जाति धर्म के नाम पे भेदभाव मत करो। भारतीय संविधान हमारा ये क्या करता है, अधिकार देता है सर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला कथन क्या है, सही है, ठीक है। हमसे पूछा था कि एक सही कथन चुनिए, तो सबसे पहला ही ऑप्शन में जो है ना वही कथन सही है। इसलिए सही है कि यह कहता है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। रियलिटी है, हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है ना सर जी कि जाति के आधार पर जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से, रुक जाओ कहाँ, तुम बड़ा होगा तब ना भाई, चलो आ जाओ। हाँ सर, कहता है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में होता है। देखो कहता है ना सर कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में हो है। अब देखो भारत में सर वो जाति पे विभाजन है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। तो हमारा ये भारत में है सर। कहाँ है, तो हमारा ये भारत में, ठीक है। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है सर, कोई समस्या है मेरे भाई जिंदगी में, तो मेरे को बता दो, आपकी सारी समस्या को मैं दूर कर दूंगी सर। अगला कहता है ना सर कि निम्नलिखित में सही कथन है। निम्नलिखित में सही कथन कौन है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो। कहता है बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक भेदभाव होते हैं, उत्पन्न होते हैं। नहीं मेरे भाई, हमसे पूछा बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं, गलत बात है। कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं। हाँ ये सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के कई पहचान होते हैं, ये बात सही है। ये बात आपको कब पता चलेगा, जब आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना भी पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं होगा सर, तो बस इतना याद कर लो, ठीक है। कहता है ना सर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं, एक ही व्यक्ति को तुम अलग अलग तरीके से देखोगे, ठीक है। तो वो हमारा संभव है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब होगा। तो आपको समझना पड़ेगा सर, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जो एज के अनुसार आता है दिमाग, ठीक है। चलिए आइएगा, अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। बढ़ो ना तू भाई, का है ना तू बढ़ेगा रही, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ चलिए आइएगा सर, अगला कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना अगला सवाल की तरफ। कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। हमारा 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल भागीदारी थी 10.68%, ठीक है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल भागीदारी थी 10.68%, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबका कंफ्यूजन खत्म हो गया कि नहीं हुआ सर। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, यहां तक सबका दिक्कत खत्म हो गया। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है तो 1975 को घोषित किया गया सर, ठीक है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है कब, तो 1975 को राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 में किया गया था सर, ठीक है। ये सवाल भी बड़ा रोमांटिक सवाल है। हाँ रोमांटिक कहने का मतलब सवाल रोमांटिक नहीं होता सर, ये सवाल का क्वालिटी रोमांटिक होता है मेरे भाई। यानी कहने का सेंस है कि ये ऐसे सवाल का क्वालिटी है जो आपके एग्जाम में पक्का फंसने की चांस होती है, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मेरे भाई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा मिश्रित होगा, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी कैसी है, मिश्रित है। तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो ना, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे।
कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखो सर, अगर आपको बोलेगा तृतीय क्षेत्र ना तो आप मारिएगा सेवा क्षेत्र को, ठीक है। अगर आपको बोलेगा प्रथम क्षेत्र मेरे भाई तो आप मारिएगा कृषि क्षेत्र को। किसको मारिएगा? कृषि को मारिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र में आप किसको मारिएगा? तो सेवा क्षेत्र को मारिएगा, ठीक है। आपसे पूछा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? 2, 3, 4, 5, अनेक। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार जो है सर वो आपको 3 होते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। पूंजीवादी और कौन कौन वादी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अगला कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। किस पर दिया जाता है सर? लोक कल्याण पर। किस पर दिया जाता है मेरे भाई? लोक कल्याण पर, ठीक है। आपसे पूछेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो लोक कल्याण पर। किस पर? लोक कल्याण पर, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि इनमें निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? तो पंजाब पिछड़ा राज नहीं है, केरल बहुत शिक्षित राज है, बिहार पिछड़ा राज है, ठीक है। आपसे पूछा सर कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? तो पिछड़ा राज को, बिहार को पिछड़ा राज कहा जाता है सर, ठीक है। चलिए, और सबसे ज़्यादा आय पैदा करने वाला भी बिहार है, ठीक है सर। आइएगा, कहता है सर मेरे भाई क्या, थोड़ी सी गौर करना, कहता है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? जब भी आपसे पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र तो हम मारेंगे कृषि क्षेत्र। जब भी पूछेगा तृतीय क्षेत्र तो हम मारेंगे सेवा क्षेत्र, ठीक है। आपसे पूछा प्राथमिक क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र में किसे मारेंगे? कृषि को मारेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? आइएगा सर, अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना, कहता है ना भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। आइएगा जी, कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है जी? तो ये सवाल रिपीट हो गया ना जी। आइएगा जी, चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा जी। अगला सवाल कहता है ना जी कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखो इस बात को समझना, तो सेवा क्षेत्र जब बोलेगा ना मेरे भाई, तो सेवा क्षेत्र को हमेशा 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। भारत में सेवा क्षेत्र को हमेशा कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। चलिएगा आइएगा सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना, कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था सर वो आपको 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। आपसे पूछा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो ऐसा कीजिए ना, 6/4 6/4 कर लीजिए तो। अच्छा हम भेजते हैं, रजनीश को हम भेज देते हैं, ठीक। हाँ आइएगा सर, तो हमने क्या बोला मेरे भाई? हमने बोला, सॉरी सर, कहता है 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना सर क्या, थोड़ी सी गौर करना। देखो अब हमने टोटल सर सवाल को, इधर 50 सवाल को हमने फोड़ दिया। आइएगा सवाल नंबर आपको 51 की तरफ, ठीक है। 51 सवाल, 51 नंबर क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर 51, ठीक है। चलिए आइएगा सर, कहता है ना 51 नंबर सवाल क्या कहता है ना, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 3 सूचक है। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है। कितने सूचक है? 3 सूचक है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो 3 सूचक है, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना सर जी कि संपूर्ण क्रांति, कौन क्रांति? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था?
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था सर? तो ये नहीं दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। यहां तक सबको कोई दिक्कत है? नहीं ना सर, एकदम जाना है सर, कॉपी को भर के चले आना है मेरे भाई। देखो हम हमेशा से कहते हैं सर, कॉपी छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अरे भाई अब कहेगा दे मास्टर हमको नहीं आएगा क्वेश्चन का तो आंसर, तो हम क्या भरेंगे? हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जाकर के देख लो। ठीक है, हाँ चलो आइएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल कहता है ना कि बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में देखो सर, बिहार में अधिकांशतः लोग कृषि पर प्रधान है। ठीक है, भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा सर, क्योंकि भारत देश हमारा जो वो कृषि प्रधान देश है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि बिहार और उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा कौन खेती करता है? और पंजाब। अगला कहता है ना सर, एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई सभी कोई शेयर कर देगा, और अपने अपने सभी कोई ग्रुप में शेयर कर दो सर, और सबको कर दो आगाज। अब की बार 11th 12th भी पार कर देंगे। ठीक है सर, आइएगा। कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, देर से आएगा संदीप कुमार लेकिन दुरुस्त आएगा। कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950 में, 1951 में, 2005 में, 2015 में। देखो सर, जब भी बोलेगा नीति आयोग, क्या बोलेगा? नीति आयोग, तो 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, नीति आयोग बोलेगा तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बोलेगा भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आइएगा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। कहता है ना सर कि भूकंप की प्रकार आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? देखो सर, भूकंप जो है सर वो किस प्रकार की आपदा है? तो ये वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, कहता है भूकंप वायुमंडलीय नहीं होगा, ये प्राकृतिक आपदा होगा। ठीक है, कहता है भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप जो है सर वो हमारा प्राकृतिक आपदा है। किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप जो है सर वो प्राकृतिक का देन है। ठीक है, आइएगा। कहता है भूकंप, हाँ अब देखना, कहता है सर कि भूकंप का मापना किसके द्वारा होता है? अगर भूकंप को हमको मापना है, कहता है पानी दोनों, भूकंप का मापना हम किस प्रकार से माप सकते हैं? भूकंप को हम किस प्रकार से माप सकते हैं? जैसे डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर में, दूरी को हम लोग सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं ना, उसी प्रकार से भूकंप को हम लोग किस प्रकार से मापेंगे? तो इसे मापा जाता है सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोग्राफ में। ठीक है, अगला कहता है ना जी, पता है क्या कहता है जी, कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है सर, बाढ़ प्राकृतिक आपदा मेरे भाई, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं। आतंकवाद इंसान होते हैं, और आतंकवाद जो होता है सर हम और आपके जैसे इंसान होते हैं। ठीक है, नहीं सर आतंकवाद नहीं बनना मेरे भाई। नमक बेच के जिंदगी में खा लेना भाई, मतलब किसी को जिंदगी में सताना मत मेरे भाई, क्योंकि सर जिंदगी जो होता है ना वो दोबारा नहीं मिलता है जिंदगी जीने को, इसलिए बेहतरीन तरीका से जिंदगी जीना। ठीक है, कहता है इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है सर, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना सर कि भोपाल त्रासदी, यही ना है सवाल, कहता है ना कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये आपको वायुमंडलीय होगा शायद, ये नहीं, हाँ ये वायुमंडलीय होगा ये। ठीक है, क्या होगा? वायुमंडलीय होगा। ठीक है, चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल कहता है ना कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाइएगा। अगला सवाल बड़ा हेवी बोला है सर, क्योंकि सवाल मेरे पास बड़ा हेवी बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है सर? सवाल मेरे पास एकदम हेवी बोलता है मेरे भाई। कहता है रूस की बोलेस्विक क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? रूस की बोलेस्विक क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? तो ये आपको लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो ये आपको लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो ये आपको लेनिन ने किया था सर। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? देखो 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तो 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 के रूसी क्रांति को
फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा मेरे भाई कि 1917 की रूसी क्रांति को तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। इसीलिए सर 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण यही था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुई थी? तो पराजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुई थी? तो पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए आइएगा अगला सवाल। कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना सवाल नंबर अगला की तरफ। कहता है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। कहता है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। ठीक है, नई आर्थिक नीति लेनिन, नई आर्थिक नीति लेनिन, नई आर्थिक नीति लेनिन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना सर कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो आपको जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? ये आपको जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अच्छा ये भी पूछेगा सर कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आपसे अगर पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो आपको ये कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था। लेकिन कब हुआ था तो बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि सर कुछ तो कुछ आपको भी बताना ही पड़ेगा सर। ठीक है, कुछ कुछ तो आपको भी बताना ही पड़ेगा सर। ठीक है, अगला की तरफ आइएगा सर। कहता है ना कि बोलेस्विक क्रांति कब हुई थी? बोलेस्विक क्रांति कब हुई थी मेरे भाई? तो बोलेस्विक क्रांति जो हुआ था सर वो आपको हुआ था कब? कब? नवंबर 1917 में। ठीक है, आपसे पूछेगा बोलेस्विक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 2017 में हुआ था। आपसे क्या पूछेगा कि बोलेस्विक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, किसका फोन है? कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आइएगा सर, कहता है ना सर जी, थोड़ी सी गौर करना कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में ये जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ होता है सर वो रूस का सम्राट को बोला जाता है, रूस का जार। ठीक है, तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। ठीक है सर, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर क्या कि समावादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समावादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, क्यूबा में हुआ था, रूस में हुआ था, चीन में हुआ था। समावादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था मेरे भाई वो रूस में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा समावादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये आपको रूस में हुआ था। आपसे पूछेगा पहला प्रयोग तो क्या मारना है? रूस मारना है। पहला प्रयोग पूछेगा तो क्या मारना है? रूस मारना है। पहला प्रयोग पूछेगा तो क्या मारना है? रूस मारना है। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था वो मेरे भाई वो 1924 में हुआ था। आपसे पूछेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में हुई। लेकिन आपसे अगर पूछ देगा कि लेनिन की जन्म कब हुआ था, तो ये आपको कमेंट करना पड़ेगा। हम आपको मृत्यु बताए हैं तो लेनिन का जन्म आपको बताना पड़ेगा सर कि जन्म कब हुआ था। जैसे भी तुमको बताना, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर। ठीक है, अच्छा अगर आपको फिक्स डेट पूछेगा ना सर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी 1924 में, अगर फिक्स डेट आपको पूछेगा तो 21 जनवरी होगा। ठीक है, 21 जनवरी 1924 होगा। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। अगला सवाल कहता है ना कि बोलेस्विक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बोलेस्विक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, बोलेस्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था सर? तो आपको हाँ कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था सर? ने लेनिन ने होगा, सॉरी लेनिन होगा। क्या होगा सर? ये लेनिन ने किया था। बोलेस्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए आइएगा अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, इसमें कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा उल्टा हो गया सर। कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? पूरी दुनिया का मजदूर जो था उसे एक करने का सबसे बड़ा कथन जो था वो किसका था? कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, दुनिया की मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? तो ये कार्ल मार्क्स का था। यहां तक सबको दिल में भाया, यहां तक सबको दिल में प्यार हुआ कि नहीं हुआ सर? अगर हो गया तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो मेरे भाई।
कहता है ना कि रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ। रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ, तो ये आपको 1861 में समाप्त हो गया। ठीक है, कहता है रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ, तो ये 1861 में समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहते हैं नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। पूछेगा नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो नई आर्थिक नीति जो है सर वो आपको 1921 में लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था सर, ये 1921 में लागू हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो ये 1921 में लागू हुआ। कब हुआ, 1921 में लागू हुआ मेरे भाई। कहाँ किसका है, जिंदगी तेरी आंखों से हम भर देंगे, तेरी आंखों में खुशियों की आंसू हम भर देंगे। कहता है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। अच्छा, आपसे पूछ दिया खरीफ फसल। अरे भाई खरीफ फसल पूछेगा ना सर, तो खरीफ फसल में सबसे पहले मारना चावल को, फिर मारना सर ये ज्वार को। ठीक है, क्या मारना सर, ये ज्वार को मारना। ठीक है, फिर क्या मारना सर, तीसरा आप बता दो। अरे खरीफ फसल तो कौन नहीं जानता, सब वो जानता है। हाँ देखो खरीफ फसल में मक्का भी आता है। ठीक है सर, आइएगा तो आपसे क्या पूछा, खरीफ फसल कौन है, तो आपको मार देना किसको, चावल को, सी नंबर। ठीक है, अगला कहता है रबी फसल कौन है, तो रबी फसल आपको क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है सर, आइएगा अगला कहता है जूट उत्पादन में कौन राज्य आगे है। आपसे पूछेगा जूट उत्पादन में कौन राज्य आगे है, तो ये आपको होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जूट उत्पादन में कौन राज्य आगे है, तो ये आपको होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा बंगाल होगा मेरे भाई, तो ये पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, आइएगा अगला सवाल कहता है ना सर कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। आपसे अगर पूछेगा गेहूं उत्पादन में, तो गेहूं उत्पादन में सबसे आगे जो है सर वो आपको उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो वो आपको सबसे उत्तर प्रदेश है सबसे आगे। ठीक है, आपसे पूछेगा गेहूं उत्पादन में, तो गेहूं उत्पादन में क्या मारना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा सर कि चाय उत्पादन में, तो चाय उत्पादन में आपको क्या मारना है, तो ये आपको असम मारना है। ठीक है, क्या कहां मारना है, असम मारना। ठीक है, आइएगा आपसे पूछेगा गेहूं उत्पादन में, तो कहां मारना है, उत्तर प्रदेश मारना है। कहां मारना है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश मारना है। कहां मारना है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश मारना है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, तो ये पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, ये उत्तराखंड में है सर। ठीक है, आपसे पूछा किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, तो ये आपको उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। ठीक है, आपसे पूछा किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, तो ये आपको उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है सर, ये आपको उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है मेरे भाई, ये आपको उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, चलो आ जाना। अगला कहता है ना सर कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। भूमि का जो मूल्यांकन है सर उसके किस गुण से निर्धारित होता है, तो ये उत्पादकता के गुण से क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, आपसे पूछा है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है, तो भूमि का जो मूल्यांकन होता है सर उसके उत्पादकता के गुण से क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, कहता है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है, तो आपको उत्पादकता के गुण से क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। कहाँ, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहाँ, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, हाँ आपसे पूछेगा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो ये आपको राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है सर, चलिए अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आइए सर, कहता है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, मतलब काली मृदा जो है सर वो किस खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित है सर। ठीक है, काली मृदा जो है सर वो काली मृदा में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ होता है तो वो कपास होता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा कि काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है, तो वो आपको कपास की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि भारत में सबसे अधिक विस्तार
किस मिट्टी का है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा पूछेगा ना तो ये आपको जलोद मारना है। क्या मारना है? जलोद मिट्टी मारना है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी है सर? तो जलोद मृदा है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है? तो जलोद मृदा है। कहाँ? तो भारत में, ठीक है। आइएगा। अच्छा हाँ, एक बात कोई ये भी पूछेगा सर कि चावल उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और गेहूं उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है सर? तो ये तीसरा स्थान है, ठीक है। ये भी पूछता है, आपसे पूछेगा कि विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कैमा स्थान है? तो पूरे विश्व में भारत का चावल उत्पादन में आपको दूसरा स्थान है और गेहूं उत्पादन में आपको कैमा स्थान है? तीसरा स्थान है। ये भी आपको कभी कभी पूछ देगा सर, ठीक है। अगला कहता है ना सर कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे ज्यादा विस्तार जो है सर वो जलोद मृदा का है। वे जस्ट हमने ये पढ़ाया है आपको, ठीक है सर। आइएगा, क्वेश्चन जहां तहां रिपीट क्या कर दिया टाइपिंग मास्टर। चलिए आइएगा सर, अगला सवाल कहता है ना, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? जब बोलेगा बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बोलेगा ना, सबसे कम बोलेगा, क्या बोलेगा? सबसे कम। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है सर वो शिवहर का है, ठीक है। किसका? ये शिवहर का है, ठीक है। शिवहर का है सबसे कम। अगर आपको बोल देगा सर सबसे ज्यादा, क्या बोल देगा? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो पटना का है, ठीक है। आपसे पूछा है बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम में मारना शिवहर। अब पूछेगा बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो आपको पटना मारना है, ठीक है सर। चलो मारोगे पटना तबे तो नहीं होगा घटना सर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ना सर जी, पता है क्या कहता है? बता दे, बता दो। हमने क्या बोला है सर? हमने क्या बोला है मेरे भाई? हम बोला है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आए देखो, हमसे पूछा सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब ज्यादा, तो पटना का होगा, गया का होगा, शिवहर का होगा, नालंदा का होगा। शिद्दत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अभी तुरंत हमने तुमको पढ़ाया ना रे। कम बोलेगा शिवहर और सर्वाधिक बोलेगा तो पटना, तबे तो नहीं होगा घटना, ठीक है सर। आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है सर। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या कर लीजिएगा? थोड़ा सा याद कर लीजिएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि भारत में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अभी जस्ट हम तुमको पढ़ाएं। सर्वाधिक बोलेगा तो कहाँ मारेंगे? घटना। घटना बोले सर, अरे रुक जाओ, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। देखो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हमें बोला भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा का जो है सर वो सभी व्यक्ति का जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो सर्वाधिक है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो भारत में गोवा का जो है सर वो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, तो गोवा का है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, तो ये गोवा का है, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा सर, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है। चलिए आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से काम करना। कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? बिहार में प्राथमिक क्षेत्र जब बोलेगा मेरे भाई तो क्या मारना है, तुमको पता है ना। तृतीय क्षेत्र बोलेगा तो तृतीय क्षेत्र में सेवा, तो प्राथमिक क्षेत्र में। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो क्या मारेंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ना सर, क्या पता है? देखो क्या कहता है, कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। हमसे पूछा भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? देखो कहता है आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, तो प्रति व्यक्ति आय में भी
वृद्धि, आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, बस इतने समझ लेना। ठीक है सर, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना, कहता है ना अंकोर वाट मंदिर, अंकोर वाट मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोर वाट मंदिर जो है सर, ये अंकोर वाट जो मंदिर है वो किस देश में बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है कंबोडिया में। ठीक है, आपसे पूछा है अंकोर वाट मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो ये आपको अंकोर वाट की मंदिर आपको कंबोडिया में बनाया गया। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर किस देश में बनाया गया, तो ये आपको कंबोडिया में बनाया गया। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली जी थे। कौन थे? पुर्तगाली जी थे। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा है कि हिंद चीन में प्रथम व्यापारी आने वाले कौन थे, तो ये आपको पुर्तगाली जी थे। कौन थे? पुर्तगाली जी थे। कौन थे? पुर्तगाली जी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। अगला सवाल कहता है ना कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलेन कहा जाता था। क्या बोला है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलेन कहा जाता था। आपसे पूछा है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलेन कहा जाता था। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी मेरे भाई, वो हुआ था आपको 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुआ था वो आपको 1907 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना, कहता है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में चीन जो था वो शामिल नहीं था। हमसे पूछा है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो हिंद चीन में चीन जो था वो शामिल नहीं था। हमसे क्या पूछा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो हिंद चीन में चीन जो था वो शामिल नहीं था। ठीक है सर, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे भाई, आपकी सारी कष्ट को मैं झटके में दूर कर दूंगा। कहता है होवा होवे, आए रे होवा होवे आंदोलन किस प्राकृतिक का था? कहता है होवा होवे आंदोलन किस प्राकृतिक का था? तो कहता है क्रांतिकारी धार्मिक का था। हाँ, क्रांतिकारी धार्मिक का था। ठीक है, हमसे पूछा है ना होवा होवे का होवे, होवा होवे, कहता है होवा होवे आंदोलन किस प्राकृतिक का था? तो होवा होवे आंदोलन जो था सर वो हमारा क्रांतिकारी धार्मिक का था। ठीक है, हमसे पूछा होवा होवे आंदोलन किस प्राकृतिक का था, तो ये क्रांतिकारी धार्मिक का था। किसका था? क्रांतिकारी धार्मिक का था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या हुआ? बढ़ा है। ठीक है, हमसे पूछा बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो बिहार में आर्सेनिक का जो है वो संकेंद्रण क्या हुआ? बढ़ा है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना अगले सवाल की तरफ। कहता है ना कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आइएगा। कहता है ना सर कि मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है?
देखो, जब आपको बोलेगा मीठे जल, किसको बोलेगा? मीठे जल का जब पूछेगा तो मारिएगा सुपुरिया, क्या मारिएगा? सुपुरिया, ठीक है। आपसे पूछेगा मीठे जल का ना, तो क्या मारिएगा? सुपुरिया मारिएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा मीठे जल का तो क्या मारिएगा? सुपुरिया मारिएगा, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से गौर कीजिएगा, ठीक है सर। अगला कहता है ना कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? देखो सर, कहता है ना इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो कोसी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था सर, वो हमारा बाढ़ नियंत्रण ही था, ठीक है। कहता है इनमें से किस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था? तो कोसी नदी, कौन का? कोसी परियोजना कौन था? कोसी परियोजना कौन था? कोसी परियोजना कौन था? कोसी परियोजना कौन था? कोसी परियोजना, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित किया गई थी? किस वर्ष घोषित की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1997 में, 1983, 1987, 1990। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो ये किया गया था सर, ये 1990 को किया गया था, ठीक है। आपसे पूछा राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति जो है सर, वो 1990 को घोषित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित किया गया था? 1990 को घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला ये क्या कहता है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है कहाँ? भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है सर, वो सिंचाई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिंचाई में किया जाता है, ठीक है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आपको सिंचाई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिंचाई में किया जाता है, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। इसको जरा देखिएगा सर, ये क्या कहता है, ठीक है ना। बड़ा शिद्दत से कहता है, बड़ा प्यार से कहता है, बड़ा मोहब्बत से कहता है सर। कहता है ना कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पड़ा सर, जरा बताइएगा। देखो, जब भी आपसे पूछेगा सर कि सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का नींव, तो आपको क्या मारना है? ब्रिटेन मारना है, ठीक है। कहाँ मारना है? ब्रिटेन मारना है, ठीक है सर। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? इनमें से जो हमारा चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवार, किसका उम्मीदवार? अधिकृत उम्मीदवार जब पूछेगा तो राज्यपाल मारना, ठीक है। जब आपसे पूछेगा अधिकृत उम्मीदवार तो कहां मारना? आपको राज्यपाल मारना, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है सर, वो हमारा गुजरात से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है और मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। आपसे पूछा नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। आपसे बड़ा अच्छा से पूछा है कि नर्मदा घाटी परियोजना, कौन घाटी परियोजना? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से है, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से है, ठीक है। चलिए आइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है सर, बाकी कुछ नहीं दिखता है सर। अब भी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में का चेहरा दिखता है, बाकी तीसरा कोई चेहरा नहीं दिखता है। कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई सर? तो ये राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या बिहार से। सूचना का अधिकार जब बोलेगा ना सर, तो ये आपको कहाँ से हुआ था सर? तो ये आपको कहाँ से हुआ था? जल्दी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दो ना। जब भी आपसे बोलेगा सूचना का अधिकार, क्या बोलेगा? सूचना का अधिकार, तो राजस्थान के दौसा जिले से, ठीक है। ये कहाँ से हुआ? राजस्थान के दौसा जिले से शुरू हुआ था, ठीक है। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है ना कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान के दौसा जिले से हुआ था, ठीक है। हमसे पूछा है कि राजस्थान से हुआ था, कहां से हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान के दौसा जिले से हुआ था, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि
सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो ये 2005 में बना, ठीक है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो ये 2005 में बना। कब बना मेरे भाई? 2005 में बना, ठीक है। चलिए आइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना, हो हो। मेरे को नहीं आता है गाना होना, ऐसा उम्मीद मत रखना कि संदीप कुमार गाना सुनाएगा। चलो, कहता है ना सर कि राजनीतिक दल का आशा है, राजनीतिक दल का आशा है किस पे? तो अफसरों की समूह पे। नहीं मेरे भाई, समूह से नहीं मेरे भाई। राजनीतिक दल का सबसे ज्यादा आशा किस पे रहता है सर? तो व्यक्तियों के समूह से रहता है, ठीक है। राजनीतिक दल का सबसे ज्यादा आशा किस पे रहता है सर? तो ये व्यक्तियों के समूह से रहता है। किससे रहता है? व्यक्तियों के समूह से, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि राजनीतिक, रुको 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 रुको, क्या हो गया? अरे इसी में थे ना, हाँ, तेरी आंखों में, हाँ तो हम लोग यहीं पे थे ना सर। अब आइएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि पता नहीं कहीं कहीं दब जाता है, और कहीं कहीं दब जाने से कहीं कहीं टीवी कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है। आना कहता है राजनीतिक दल का आशा है किस पे? तो राजनीतिक दल का सबसे ज्यादा किस पे आशा होता है सर? तो व्यक्तियों के समूह पे आशा होता है, ठीक है। किस पे आशा होता है? व्यक्तियों के समूह पे आशा होता है, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना भाई, थोड़ी सी गौर करना अगला सवाल की तरफ। अगला कहता है ना कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अरे ये सवाल तो हम करवा चुके हैं ना, ब्रिटेन, हम ये सवाल करवाए हैं ना। अच्छा ये सवाल हम करवा दिए, ठीक है। चलो आ जाना, ब्रिटेन, इसका ब्रिटेन आंसर होगा, ठीक है। अगला ये नहीं करवाए थे, ठीक है। चलो कहता है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? चिपको आंदोलन है जो किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था सर? तो ये आपको उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, ठीक है। कहां से शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। किस लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो वहां के ठेकेदारों ने, चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला क्षेत्र से शुरू हुआ था। वहां के ठेकेदारों ने पेड़ की कटाई कर रही थी, तो वहां के निवासी लोग सोचने लगे कि जब पेड़ कट जाएंगे तो हम लोग का पर्यावरण कहां से मिलेगा, तो उन्होंने पेड़ काटने से मना करने लगा। जब ठेकेदार नहीं माने तब उन्होंने जाकर के पेड़ में लटक गया, चिपक गया इस प्रकार से। अब उन्होंने बोला कि हम पेड़ में चिपक जाते हैं, सबसे पहले तुम्हारा कुल्हाड़ी, मतलब तुम्हारा काटने का औजार जो कुल्हाड़ी बोला जाता है, वो पहले मेरा शरीर पे लगेगा तभी वो पेड़ पे लगेगा, ठीक है। यानी पेड़ का जान लेने से पहले मेरा जान ले लो, तभी आप पेड़ का जान ले सकते हैं। यानी कहानी का सेंस है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था सर? तो संपूर्ण क्रांति का सबसे बड़ा उद्देश्य था लोकतंत्र की संस्था ने निर्वाचित सरकार को बदलना। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? तो निर्वाचित सरकार को बदलना, ठीक है। निर्वाचित सरकार को क्या करना? बदलना। तो संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्वाचित सरकार को क्या करना? बदलना। आइएगा सर, अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई, ये मेरे भाई देखो ना जरा, कहता है ना सर कि किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के विरोध आंदोलन हुई? अच्छा कौन सा राज्य है जहां पे हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की विरोध हुई? हमें बोला है कि कौन सा राज्य है, मतलब किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की विरोध हुई? तो ये आपको तमिलनाडु से। कहां से सर? ये तमिलनाडु से, ठीक है, क्योंकि सब तमिल होते हैं, ठीक है, तमिली बोलते हैं। आइएगा सर, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला क्षेत्र से हुआ था। वो मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से नहीं मेरा, हाँ मेरा भाई, कहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ मार दिया, कहाँ से? उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला, उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। चलिए आइएगा, अगला कहता है ना सर क्या, थोड़ी सी गौर करना कि दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स का कब बना? दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो कहता है सर दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो ये दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो ये 1962, 1972, 1982, 1992 नहीं तो 1972 में बना, ठीक है। हमसे पूछा दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो 1972 में बना। कब बना मेरे भाई? 1972 को बना, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि नर्मदा घाटी परियोजना
किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है सर वो किससे संबंधित है? तो जंगल से, जमीन से, जल से, इनमें से सभी। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है सर वो किससे संबंधित है? तो नर्मदा घाटी, अब देखना, नर्मदा घाटी परियोजना तो ये जल से संबंधित है, सॉरी जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जल से संबंधित है। ठीक है, जंगल से नहीं, जल से संबंधित है। ठीक है, आइएगा, कहता है ना अगला सर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, चलिए आइएगा सर, अगला सवाल कहता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी बोले सर तो बीजेपी, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। क्या है मेरे भाई? कमल का फूल। ठीक है, आइएगा सर, अगला बोलता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? यहाँ पे ये चार ऑप्शन में, भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन में, ये चार ऑप्शन में से कहाँ है जो एक दलीय व्यवस्था है? तो अगर एक दलीय व्यवस्था बोलेगा ना मेरे भाई, एक दलीय व्यवस्था बोलेगा तो ये चीन में होगा। कहाँ होगा सर? ये चीन में होगा। कहाँ होगा? चीन में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपको बी होगा। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, कहता है लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा जिससे संसद चुने जाते हैं, ठीक है, और यही संसद चुनते हैं एक प्रधानमंत्री को, तो कहता है लोकसभा में निर्वाचित कुल सीटों की संख्या जो है वो आपको 543 है। ठीक है, लोकसभा निर्वाचित कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। लोकसभा निर्वाचित कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। कैसी होती है सर? ढीली होती है। ठीक है, गठबंधन सरकार की जो प्रशासन पे पकड़ होती है ना सर वो ढीली होती है। हाँ, गठबंधन सरकार की हम बात कर रहा हूं सर, एकता सरकार की हम बात नहीं कर रहा, गठबंधन की सरकार, जहां पे 2 या 3 दलों मिलकर के अपने सरकार बनाते हैं, ऐसे केस में उनकी प्रशासन पे जो पकड़ होती है वो कैसी होती है? ढीली होती है। ठीक है, आइएगा, जैसा भी गठबंधन का सरकार बिहार में चल रहा है सर। ठीक है, आइएगा, कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये आपको आंध्र प्रदेश से है सर। ठीक है, आपसे पूछा ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश से है सर। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, अगला कहता है ना सर, पता है क्या कहता है? कहता है संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया है? संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया है? तो 2005 में लागू किया गया। ठीक है, कब? 2005 में लागू किया गया। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया। ठीक है, अगला कहता है ना मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो उपभोक्ताओं का लाभ हुआ, उत्पादकों का लाभ हुआ, का और खा दोनों हो जाएगा सर। ठीक है, मुद्रा का जब प्रयोग होने लगा सर, हम लोग का पहले जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। जब हमारे घर में चावल की कमी होती थी और बगल वाले घर में चावल अधिक मात्रा में होता था, तो हम अपने चावल को लेने के लिए उनको हम अपना गेहूं देते थे, वो हमको चावल दे देते थे। ठीक है, तो सर पहले क्या होता था? वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। अगर मेरे को किताब चाहिए तो अगले घर में जैसे दूसरा किताब है, मेरे यहाँ कुछ और किताब है, उनके घर में कुछ और किताब है, तो उनका किताब हम ले लेते थे, वो मेरा किताब वो ले लेते थे। पहले वस्तु का मूल्य नहीं देखा जाता था। ठीक है, अब ना रे ई बुक का महंगा दाम है, ई बुक नहीं देंगे उसको। हाँ, तो अब क्या हो गया सर? ये वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गया, अब हो गया मुद्रा प्रणाली। ठीक है, आना, तो अब जो होता है मुद्रा का जब प्रयोग होने लगा तो ऐसे केस में उपभोक्ताओं का बड़ा अच्छा हुआ, लाभ हुआ, उत्पादकों का भी लाभ हुआ, यानी का और खा दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है ना सर कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो मुद्रा के प्रयोग से बचत को प्रोत्साहन मिला। मतलब पहले क्या होता था ना, जितना कमाते थे और जो खर्च होता था उसके बाद क्या बचता था नहीं बचता था पता नहीं चलता था। तो अब क्या हुआ ना कि जितना कमाते हैं और जो खर्च होता है उससे जो फिर खर्च होने के बाद जो बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो बचत को प्रोत्साहन मिला, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिला, ऋणों का लेन देन को प्रोत्साहन मिला, यानी इनमें से तीनों होगा। ठीक है,
हमसे पूछा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला, तो मुद्रा के प्रयोग से इनमें तीनों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तीनों को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी तीनों। ठीक है, अगला अगला कहता है सर कि पूंजी निर्माण होता है उपभोक्ता द्वारा, विनियोग द्वारा, ठीक है, बचत द्वारा। जब पूंजी का निर्माण करना होगा सर, तो जितना हमने कमाया, जितना हमने क्या किया, कमाया, मतलब जो मेरा आय है उसमें से जो हम खर्चा किए उसको घटाएंगे तो क्या होगा, बचत द्वारा। तो पूंजी का निर्माण हम कैसे करेंगे, सपोज मान लो हम 20 रुपया हमने कमाया, हमने 20 रुपया क्या किया, कमाया, इसमें से हमने 15 रुपया को खर्च कर दिया, तो मेरा पूंजी कितना बच गया, इसमें 5 रुपया बच गया, मेरा पूंजी जो बचा वही पूंजी हुआ। ठीक है, तो पूंजी कौन होता है, तो बचत वाली रुपया ही पूंजी कहलाती है। कौन रुपया पूंजी कहलाती है, तो बचत वाली रुपया ही पूंजी कहलाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा, किसके द्वारा, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं। व्यवसायिक बैंकों द्वारा, वैसे बैंक जो व्यवसायिक बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं, तो शाखा मुद्रा कहते हैं, बैंक मुद्रा कहते हैं, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बोला है कि व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं, तो व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं शाखा मुद्रा, फिर या फिर बैंक मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला कहता है ना सर जी कि विनिमय किसको, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। अच्छा, विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में मतलब शुरू की व्यवस्था में किस पर आधारित था। देखो सर, हम लोग जब शुरू से जब मुद्रा का प्रयोग व्यापार कर रहे थे ना सर, हम लोग शुरू की बात हम कर रहे हैं, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा, मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, तो पहले वस्तु पर था आधारित, किस पे था, वस्तु पे आधारित था। ठीक है, अब ने मुद्रा प्रणाली हो गया, अब ने मौद्रिक प्रणाली हो गया सर, तो अब की बात नहीं कर रहा, वो प्रारंभिक की बात कर रहा सर, तो प्रारंभिक का किस पे था, वस्तु विनिमय पर था। ठीक है, चलिए आइएगा सर अगला, ए हो कहता है ना सर कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम आपको क्या है, मुद्रा है। ठीक है, चलिए आइएगा अगला की तरफ आइएगा सर। अगला सवाल कहता है ना, अगला क्या कहता है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो आपको ये पात्र मुद्रा को है सर। ठीक है, किसका, कौन मुद्रा को, ये पात्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। कौन सी मुद्रा का है मेरे भाई, तो ये पात्र मुद्रा का है। ठीक है, पानी दो ना रे, पानी नहीं है, इसको निकालो, ये वो बोतल से पानी निकालो। तो तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, प्यार तो होता है बट देखा नहीं जाता है। जब पेट पूरा पानी मांगता है ना दिल से, जब पूरा प्यास लग जाता है ना, जब पेट में पानी चल जाता है ना सर, तो लगता है ना कि अब अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, आ जाना सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि विनिमय के कितने रूप हैं, किसका, विनिमय के कितने रूप हैं, तो विनिमय का जो कितने रूप है सर, इसके ऊपर हमको बातें करना है। तो विनिमय का मुख्य रूप से कितने रूप है, तो विनिमय का मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं सर, ये विनिमय का मुख्य रूप से कितने रूप है, तो 2 रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला कहता है ना मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है क्या, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है सर, धातु मुद्रा, सिक्के मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पात्र मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप, तो जब बोलेगा प्राचीनतम रूप तो वस्तु मुद्रा। ठीक है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप बोलेगा तो वस्तु मुद्रा मारना। ठीक है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप बोलेगा तो क्या मारना है, वस्तु मुद्रा मारना। क्या मारना है, वस्तु मुद्रा मारना। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है ना विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा। अगला की तरफ आइएगा सर। अगला देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है, थोड़ा नहीं सर, ये पूरे अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में चमकने की गारंटी है सर। कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मूल्य का संचय, कहता है विलंबित भुगतान का नाम, नहीं सर, मुद्रा का हमसे क्या पूछा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो विनिमय का माध्यम। क्या होगा सर, ये विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये होगा विनिमय का माध्यम। क्या होगा, विनिमय का माध्यम। ठीक है,
अगला अगला क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन सी प्रणाली कहा जाता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को आदान प्रदान को कौन सी प्रणाली कहा जाता है? तो वस्तु के वस्तु से लेन देन करना, वस्तु से वस्तु को लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सर। अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है ना सर कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है फास्ट, सरल। ठीक है, तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते, कौन मुद्रा के चलते? प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया क्या? सरल हो गया। ठीक है, आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है सर? समुद्री भूकंप, ज्वार भट्टा, समुद्री जल का बढ़ना या जहाज़ों का आगमन। देखो सर, जब भी आपसे बोलेगा सुनामी तो समुद्री भूकंप, जब भी बोलेगा आपको सुनामी तो समुद्री भूकंप। ठीक है, हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री भूकंप मारना। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? देखो सर, सबसे खतरनाक होता है लाल। क्या होता है मेरे भाई? लाल। सबसे खतरनाक बोलेगा तो क्या मारना? लाल मारना। क्या मारना? लाल मारना। बात को आपको पता होगा सर कि जब आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे तो सबसे कम झुकाव इसी का होता है। ठीक है, इसलिए सबसे दूर तक दिखाई देता है। जब लाल सिग्नल दिखाई देता है तो ऐसे किसमें खतरा का निशानी है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना सर कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है सर? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है मेरे भाई वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको बताना पड़ेगा सर, ये आपको बताना पड़ेगा सर, क्योंकि ये सवाल जो है ना वो बड़ा मनोरंजन वाला सवाल है। ठीक है, देखो इस बात को उसमें लेना, सबसे पहले इधर सुनो मेरे बात को। तुम लोग जब एग्जाम पेपर देने जाते हो ना मेरे भाई, तो सबसे पहले पूरे पेपर को एक बार अच्छा से पढ़ लेना और सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन का आंसर देना जो सबसे आसान हो, जिनको बारे में आप पूरी तरीक़ा से जानते होंगे। फिर दूसरे बार में पढ़ना पेपर को, फिर दूसरे बार में ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना जिसमें आपको कलम चलाने की ज़रूरत हो, जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़े। फिर तीसरे नंबर में ऐसे सवाल का आंसर देना जिसमें एकदम धुआं धुआं कर देंगे, मतलब आर चाहे पार। ठीक है, आ जाना। कहता हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है सर वो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है सर वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 1 मार्च 1932 को। जब भी आपसे बोलेगा सर ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया, तो 1 मार्च 1932 को घोषित किया गया। ठीक है, 1 मार्च 1932 को घोषित किया गया। कब किया गया? 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है। आपसे पूछेगा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया है, तो 1 मार्च 1932 को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा मेरे भाई। कहता है ना कि 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पे? 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? तो ये किसानों पे लागू हुआ था। ठीक है सर, हमसे पूछा है कि 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था, तो ये आपको किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? क्या बोला? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में, शायद 1916 में। हाँ 1916 में हुआ था, शायद नहीं, कंफर्म है कि 1916 में हुआ था। ठीक है, ये बोलने का मेरा तरीका है मेरे भाई। आना कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर जी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 14 अप्रैल 1919 को हुआ था, 15 अप्रैल 1919 को हुआ था, 16 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये तो कन्फर्म है सर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, लेकिन किस तिथि को हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को
हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किस तिथि को हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया सर, ठीक है। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा 1930 से शुरू हुआ था, ठीक है। हमसे पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। हमसे पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस तिथि को शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस तिथि को शुरू हुआ था, तो 1930 को शुरू हुआ था दांडी यात्रा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला कहता है ना गदर पार्टी, कौन पार्टी रे, गदर पार्टी, ठीक है। आना कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल 1913 में। आए 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 आए, हाँ हम सही बोलते हैं, झूठ बोलवे नहीं करते हैं। हाँ मैंने क्या बोला, सही बोलते हैं। कहता है सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, ठीक है। हाँ कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल 1913 में किया था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की, तो लाल हरदयाल 1913 में की, ठीक है। आइएगा कहता है हिंद स्वराज किनकी रचना है, हिंद स्वराज किनकी रचना है। हमसे क्या पूछा, हिंद स्वराज किनकी रचना है, हिंद स्वराज किनकी रचना है। तो हिंद स्वराज जो रचना है सर वो किनकी है, तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर की है या महात्मा गांधी की है, तो हिंद स्वराज बोलेगा तो महात्मा गांधी मारना, ठीक है। हाँ हिंद स्वराज किनकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी की रचना है, ठीक है। हिंद स्वराज किनकी रचना है मेरे भाई, तो ये महात्मा गांधी की रचना है, ठीक है। अगला कहता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1848 में, 1858 में, 1885 में, 1920 में। जब बोलेगा सर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, क्या बोलेगा, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, ठीक है। जब ट्रेड यूनियन बोलेगा ना सर तो ये 1920 डायरेक्ट मार दो इसको, हाँ ठीक है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 में हुई थी, ठीक है सर। ये अक्टूबर में शायद हुआ था, अक्टूबर में ही हुआ था, ठीक है। आ जाना कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था, ठीक है। अगला कहता है लखनऊ समझौता, ये क्या इसको बीमारी होगी, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा ये कहीं हिल जा तो नहीं रहा है ना। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ पे थे सर, ठीक है। कभी कभी होता क्या है ना सर कि पता नहीं कभी कभी दब जाता है कहाँ का, और ये थोड़ा सा हुआ क्या था ना कि 3 दिन से थोड़ा सा हम क्लास नहीं ले रहे थे, ठीक है। 2 दिन से 3 दिन से, तो ये थोड़ा सा ना पैनल में कहीं कुछ शायद जैसे तैसे छटा मतलब जैसे तैसे हो गया था, ठीक है। इसलिए जो सो चलाता है ना कभी कभी दिक्कत हो जाता है। कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता जब बोलेगा ना सर कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो ये 1916 को हुआ था, ठीक है। जब भी आपसे पूछेगा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 को हुआ था, ठीक है। चलिए आइएगा, हमने आपसे वादा किया सर कि टोटल 300 क्वेश्चन को फोड़ेंगे और आपके दिल और दिमाग तक पहुंचा देंगे 300 सवाल को, और जाना है सर एग्जाम पेपर में, और ये 300 के अंदर ही आपके सवाल आएंगे, और सारे क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम वाला पेपर को चीर फाड़ के चल आना है, और अब की बार 482 से भी पार चीर देना है सर, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हमसे क्या बोला कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन से चलाया गया है। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन से चलाया गया है। जब भी बोलेगा सर कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के चलाया गया है, तो इस बात को समझना 1920 तुर्की में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया है, तो खिलाफत आंदोलन जो है सर वो तुर्की के समर्थन में चलाया गया है सन 1920 ईस्वी को, ठीक है। कब, सन 1920 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आइएगा, अगला कहता है ना सर कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये नगरपुर 1920, दिसंबर नगरपुर 1920 को, ठीक है। हमसे पूछा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से पारित हुआ था, तो दिसंबर 1920 नगरपुर, ठीक है। दिसंबर 1920 नगरपुर, ठीक है।
चलिए आइएगा, अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, मोतीलाल नेहरू ने किया, तिलक लाल देखो कुछ नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। कहता है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून सन 6 अप्रैल 1930 को किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। आपसे पूछेगा स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 1930 को हुआ था। ठीक है, हमसे पूछा है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 1930 को हुआ था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सारे सवाल को हम लोग फोड़ देंगे। और अब की बार मेरा टारगेट है और आपका सपना है सर कि अब की बार कम से कम सर कितना, 450 पार। ऐसे तो मेरा टारगेट जो पूरा क्लास कर लिया होगा ना सर वो 482 से पार फोड़ देगा। ठीक है सर, आइएगा, कहता है ना कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो ये झारखंड होगा सर। ठीक है, क्या होगा? झारखंड होगा। कोयला, अबरक जब भी पूछेगा झारखंडे मारना। ठीक है, चलिए आइएगा सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? बिहटा 1928 को, सोनपुर 1929 को, लखनऊ 1936 को, पटना 1937 को। जब भी बोलेगा सर, जब भी बोलेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, क्या बोलेगा? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो ये लखनऊ 1936 को हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ 1936 को हुआ था। ठीक है, चलिए आइएगा सर जी। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो बिहार समाजवादी दल के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आपसे पूछा कि बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चलिए आइएगा सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योग की जननी, जब भी बोलेगा उद्योग की जननी, तो उद्योग की जननी जब बोलेगा तो मारना है लोहा को। ठीक है, हमसे पूछा है सर कि उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योग की जननी जो है सर वो लोहा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? कहता है सर इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है सर? तो मैग्नीज का जो महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है तो वो उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु नहीं है सर, महाराष्ट्र भी है। ठीक है, हमसे पूछा महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है तो नहीं बोलेगा तो तमिलनाडु मारना। ठीक है, हमें बोलेगा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है, उत्पादक नहीं है तो मारना तमिलनाडु। ठीक है, अगला कहता है मेरे भाई कि झारखंड कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड कोडरमा जो है सर, झारखंड कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अबरक खनिज के उत्पादन के लिए क्या प्रसिद्ध है? ठीक है, हमसे बोला है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अबरक के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है सर। ठीक है, क्या है? अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आइएगा मेरे भाई अगला की तरफ आइएगा। अगला कहता है ना सर कि निम्नांकित में कौन लौहयुक्त खनिज है?
इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज है? तो मैग्नीज, अवरक, बॉक्साइट, हीरा। देखो सर, जब भी बोलेगा ना सर कि लौहयुक्त खनिज, तो आपको क्या मारना है? मैग्नीज मारना है, ठीक है। जब भी आपको बोलेगा लौहयुक्त खनिज तो क्या मारना है आपको? लौहयुक्त, सॉरी, जब भी आपको बोलेगा लौहयुक्त खनिज तो आपको क्या मारना है सर? ये आपको मारना है मैग्नीज ही मारना है, ठीक तो है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। सर अगला सवाल कहता है ना क्या कि निम्नांकित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखो, जब भी बोलेगा आधात्विक, क्या बोलेगा सर? आधात्विक। क्या बोलेगा सर? आधात्विक। क्या बोलेगा सर? आधात्विक। जब आधात्विक बोलेगा सर तो सोना धात्विक है, टीना धात्विक है, अवरक धात्विक है। आधात्विक बोलेगा तो ग्रेफाइट मारना है, ठीक है। आधात्विक बोलेगा तो क्या मारना है? ग्रेफाइट मारना है, ठीक है सर। चलिए आइएगा, कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है सर? तो भारत का विश्व में आपको तृतीय स्थान है। कैमा स्थान है? तृतीय स्थान है, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? तृतीय स्थान है, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? तृतीय स्थान है, ठीक है। चलिए आइएगा अगला। अगला कहता है ना सर कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन है, ठीक है। आपसे पूछा है सर कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है, ठीक है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। आइएगा अगला कहता है ना सर जी कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? तो लोहा खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है। हमसे पूछा है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? तो लोहा खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को कष्ट है तो बता दो मेरे भाई। आइएगा सर अगला कहता है ना सर, देखिए क्या कहता है। कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इनमें से कौन है जो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? देखो सर, भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य बोलेगा ना सर तो झारखंड तो कोयला ना, कर्नाटक मारना, ठीक है। क्या मारना? कर्नाटक। एकदम 110% कन्फर्म मारना कर्नाटक, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि 1 टन इस्पात बनाने में, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन, कितना टन? 1 टन इस्पात बनाने में, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। हमसे क्या पूछा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है ना सर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। क्या है मेरे भाई? चूना पत्थर है, ठीक है। आइएगा अगला कहता है ना क्या कि तांबे के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तांबे के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो तांबे उत्पादन में झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। जैसी बोलेगा सर तांबे उत्पादन में, ठीक है। कैमा उत्पादन में, तांबे उत्पादन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो तांबे उत्पादन में जो होगा सर वो आपको होगा झारखंड का होगा। किसका होगा? झारखंड का होगा, ठीक है। चलिए आइएगा अगला सवाल कहता है ना कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अबरक का, किसका? अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जब भी पूछेगा अबरक ना मेरे भाई तो आपको क्या मारना है? अबरक जब पूछेगा तो आपको क्या मारना है सर जी? अबरक पूछेगा मेरे भाई तो मारना है क्या? झारखंड। क्या मारना है? झारखंड। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं ना है जी। चलिए उसको देख लो ना, नहीं उसको साइड करके, हाँ। आइएगा अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। कहता है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है आपको एंथ्रासाइट, ठीक है। हमसे पूछा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है आपको एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए आइएगा अगला कहता है ना कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं,
लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से, राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं। जब लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं ना मेरे भाई, तो लिए जाते हैं सामूहिक सहमति से। ठीक है, हमसे पूछा कि सामूहिक सहमति से किससे लिया जाता है? सामूहिक सम्मति से। हमसे पूछा कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो सामूहिक सहमति से। ठीक है, चलिए आपसे पूछा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है व्यवस्थाएं, सेवा, ठीक है, आवास सेवा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, दोनों शिक्षा एवं प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी। देखो हमसे पूछा है मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है तो स्वस्थ सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी उपयुक्त क्या होगा? सभी होगा सर। इनमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, हाँ चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना, बड़ा शिद्दत से कहता है, बड़ा प्यार से कहता है, बड़ा मोहब्बत से कहता है। पता है क्या कहता है? कहता है ना कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। ठीक है, जब भी बोलेगा सेवा क्षेत्र तो कितने भाग में? 2 भागों में। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना जी कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है सर? तो इसमें आपको कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। हमसे पूछा कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। हमसे पूछा है सर क्या कि बिहार के एक राज्य हैं, बिहार एक राज्य है तो कृषि प्रधान। बिहार एक राज्य है तो कृषि प्रधान। बिहार के अधिकांशता लोग कृषि पे निर्भर है, ना कि खनिज प्रधान है, ना कि पशुपालन प्रधान है, ना तो उद्योग प्रधान है। ये सब तो हो ही नहीं सकता है सर। ठीक है, तो बिहार एक राज्य है कैसा? तो कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, कहता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना जी कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहले टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में सबसे पहले टेलीविजन केंद्र जो स्थापित हुआ था सर वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? दिल्ली के दिल, हाँ दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, इस बात को समझना, कहाँ हुआ था सर? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ देगा कि दिल्ली में कब हुआ था तो कितने लोग कमेंट करेगा? अगर आपसे पूछेगा सर दिल्ली में कब हुआ था तो कमेंट कर दो। चलिए अगला कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? देखो सर आप वित्त सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। सैन्य सेवा बहुत अच्छी बात है। मॉल सेवा जो है सर वो गैर सरकारी सेवा है। हाँ, मॉल सेवा जो है वो क्या है? गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, हमसे पूछा गैर सरकारी सेवा तो आपको क्या होगा? मॉल होगा। हमसे फिर क्या पूछा है सर कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था सर? यो 1989 को 1979 को 89 को 83 को 85 को कब किया गया था? गैर सेवा कब शुरू किया गया था? गैर सेवा कब शुरू किया गया था? जब भी आपको बोलेगा सर गैर सेवा तो ये 1989 को किया गया था, 1 अप्रैल 1989 को। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा गैर सेवा तो ये 1 अप्रैल कब किया गया था? 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। ठीक है, हमसे पूछा जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला कहता है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है कहाँ से? सेवा क्षेत्र का निर्माण कहाँ से होता है? परिवहन सेवाओं द्वारा होता है। हाँ, सेवा क्षेत्र का निर्माण कहाँ से होता है? तो परिवहन सेवाओं द्वारा होता है, संचार सेवाओं द्वारा होता है, वाणिज्य सेवाओं द्वारा होता है। इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमसे पूछा सेवा क्षेत्र का निर्माण कहाँ से होता है सर? तो आपको इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है ना सर, पता है क्या कहता है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कहाँ खुला था? बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो बंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल जो खुला था सर वो आपको खुला था, पता है कब? 1854 को। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में 1854 नहीं है। बंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल खुला था 22 फरवरी 1854 को। बंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल खुला था
सबसे पहले कपड़ा मिल खुला था 22 जनवरी 1854 को। कब? 1854 को। लेकिन आपके ऑप्शन में 1854 नहीं है, तो आप 1853 ही मार देना मेरे भाई, ठीक है। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि बंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल कब खुला था? तो 22 फरवरी 1854 को। लेकिन आपके 1854 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो 1853 ही मारना है, ठीक है। चलिए आइएगा सर, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में? तो इंग्लैंड में हुई। आपसे पूछा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो ये इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुआ था सर? ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला कहता है ना सर कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ तो किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो ये वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम उद्योग क्रांति कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन इंग्लैंड में किस उद्योग से हुआ था? तो ये वस्त्र उद्योग से हुआ था, ठीक है। किस उद्योग से हुआ था? तो ये वस्त्र उद्योग से हुआ था, ठीक है। अगला कहता है ना कि भारत में पहली जूता मिल कहाँ स्थापित की गई है? भारत में पहली जूता मिल कहाँ स्थापित की गई सर? तो भारत में सबसे पहले जूता मिल जो है सर वो बंगाल में स्थापित किया गया, ठीक है। हमसे पूछा है कि भारत में पहली जूता मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो बंगाल में की गई है, ठीक है। कहाँ की गई है? बंगाल में की गई है सर, ठीक है। अगला कहता है ना सर कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? कहाँ? भारत में किसका? कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1914 में हुआ, ठीक है। कब हुआ था सर? ये 1914 में हुआ था, ठीक है। भारत में पहला कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। एक बात हमको याद आ गया सर, बड़ा हंसी आता है सर। हाँ आ जाओ। कहता है ना सर कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बता दो सर, सभी कोई कमेंट करेगा सर। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपको 1948 में पारित हुआ था, ठीक है। हमसे पूछा भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1948 में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना कि भारत में राष्ट्रीय श्रम उद्योग आयोग, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1962 में हुआ था, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1962 में। कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। चलिए अगला कहता है ना सर कि मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष, मजदूर संघ अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1926 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 1926 को पारित हुआ था, ठीक है। हमसे पूछा मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1926 को पारित हुआ था, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना जी, अगला सवाल क्या कहता है जी, थोड़ी सी गौर कीजिएगा कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? तो ये दक्षिण भारत से हुआ था, ठीक है। हमसे पूछा है कि भारत में जल विद्युत का विकास कहाँ? भारत में किसका विकास? तो जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? तो भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम दक्षिण भारत से हुआ था। कब से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चंस कहता है ना सर कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है सर वो आसम में स्थित है। कहाँ है? आसम में। कहाँ है सर? ये आसम में। कहाँ है सर? ये आसम में, ठीक है। कहाँ है सर? ये आसम में, ठीक है। चलो आ जाना। कहता है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आसम में स्थित है। कहता है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र के लिए, ठीक है। हमसे पूछा मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है सर? उत्पादन क्षेत्र के लिए, ठीक है। अगला कहता है यूरेनियम का किसका? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ? जादूगोड़ा। जब भी बोलेगा सर यूरेनियम तो आपको मारना है जादूगोड़ा, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा है सर, ठीक है। क्या है? जादूगोड़ा है सर, ठीक है। आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है स्थित है?
कौन सी राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? जैसे ही बोलेगा खनिज तेल मार देना झटके में आसम, ठीक है। खनिज तेल बोलेगा सर क्या मार देना? आसम। खनिज तेल बोलेगा सर क्या मार देना? आसम। खनिज तेल बोलेगा क्या मार देना? आसम, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में, ठीक है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना जी कि भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? क्या बोला? भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ नागल परियोजना जो है सर वो आपको नर्मदा या सतलज होगा। जैसे बोलेगा भाखड़ नागल तो आपको मारना है सतलज, ठीक है। जब भी बोलेगा भाखड़ नागल परियोजना कहाँ स्थित है? तो सतलज पे स्थित है, ठीक है। जब भी बोलेगा भाखड़ नागल परियोजना कहाँ स्थित है? तो सतलज पे स्थित है, ठीक है। अगला कहता है ना सर कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा होगा, ठीक है। हमसे पूछा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो आपको तुंगभद्रा मारना है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ मारना है? तुंगभद्रा मारना है। चलिए आइएगा अगला। कहता है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है किसका? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो आपको ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है? बरौनी। हमसे क्या पूछा है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है? तो बरौनी होगा, ठीक है। अगला कहता है ना सर कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। हमसे पूछा भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। कब? 24 दिसंबर 1986 को। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को, ठीक है। हमसे पूछा भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 24 दिसंबर 1986 को, ठीक है। अगला कहता है भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है सर, क्योंकि भारत हमारा है कृषि प्रधान देश, तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि होगा, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला कहता है ना मेरे भाई कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? जैसी बोलेगा चाय का प्रमुख उत्पादन आपको मार देना है आसम। चाय का प्रमुख उत्पादन बोलेगा सर क्या मार देना है? आसम आपको मार देना, ठीक है। चलिए आइएगा। कहता है बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो बिहार का एक रोहतास जिला है सर, जो सिवान यहाँ वैशाली के बगल में है। यहाँ पे सर आपको सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? आपको रोहतास में नहर का सबसे बड़ा साधन है सिंचाई के लिए, ठीक है। आ जाना। हमने सर आपको लगभग काउंटिंग तो नहीं किए सर, लेकिन हमने जो लाया था वो लगभग 300 क्वेश्चंस लाए थे, ठीक है। और जितना भी सवाल हमने लाया है बस आप इतना कर लीजिए, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर, और एग्जाम सेंटर पे जाइए और तहलका मचा करके आ जाइए, ठीक है सर। बाकी आप बता देना सर कि ये क्लास कैसा लगा, ठीक है सर। बाकी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना सर। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जाइए सर, आपके साथ मेरा पूरे आशीर्वाद है सर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, क्योंकि सर आप की सफलता में ही मेरी सफलता है, इसलिए आप सफल हो जाइए, मैं सफल बन जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। आप सभी को दिल से थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट। जाइए सर अच्छे से एग्जाम देकर के आइए। थैंक यू।